तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से समझ लिया था डिटेल से। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर, जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो चाहे वह लघुत्तरीय हो, दीर्घोत्तरीय हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे, कवर करेंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले है अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है इसका, राष्ट्रवाद क्या है। इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक इसका आंसर है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी खास या विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। यह हो गया क्लियर। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखने हैं, मेजनी कौन था। दूसरा का अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, मेजनी कौन था। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं, लघु में पूछेगा कि मेजनी कौन थे। तो मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति थे। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। आदर्शवादी का मतलब होता है समाज को आगे ले जाने की जो गुण होती है वह जो काफी अधिक थे उनमें, मेजनी में। तीसरा क्वेश्चन है आपको, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जब जर्मनी के एकीकरण करने का प्रयास किया जा रहा था, उसे एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस समय कौन कौन सी बाधाएं आई थी उनके बारे में जानना होगा। जर्मनी एक विखंडित राज्य था। विखंडित मतलब बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में हुआ था, वह टूटा हुआ था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी जो विखंडित राज्य था उसमें लगभग 300 छोटे बड़े थे राज्य मौजूद थे। वहां प्रासा सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समझ में न था। तो आपसे पूछा जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण की जो सबसे बड़ी बाधा थी वो क्या थी, प्रासा थी और प्रासा में एकीकरण की भावना नहीं थी। वह नहीं चाहता था हम कथी हो जाए, एकीकृत हो जाए, जो 300 छोटे बड़े राज्य थे वह कथी हो जाए, एक हो जाए। तो आपको जर्मनी के एकीकरण की जो बाधाएं जानी होगी, तो जर्मनी के एकीकरण की जो मुख्य बाधा है वह क्या है, प्रासा है। जर्मनी जो थी वह विखंडित राज्य थी, 300 छोटे बड़े राज्यों में बटी हुई थी। उसे एकत्रित करके उसे एक नए राज्य के रूप में, एक देश के रूप में उसे रूप देना ही कभी कहलाया, उसका एकीकरण कहलाया। तो उसकी कुछ बाधाएं थी। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग क्या है, तो इसके बारे में चलिए समझते हैं। लिखा गया है कि नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उनके पतन के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सन 1815 ईस्वी में, नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में मेटरनिख द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन कहिए या वियना कांग्रेस कहा जाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। वियना सम्मेलन की जगह वियना कांग्रेस भी दे सकता है। वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन बुलाई गई। इस सम्मेलन में मेटरनिख ने फिर से पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया, जो फ्रांस से पहले से पुरातन व्यवस्था चल रही थी, उसको पुनः से स्थापित करने के लिए कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था, तो वियना कांग्रेस सम्मेलन बुलाया गया था, जो 1815 से 1848 तक लागू रहा। जो वियना कांग्रेस द्वारा जो पुरातन व्यवस्था थी लागू की गई थी फ्रांस में, वह कब से कब तक रही, 1815 से 1848 तक चला। इस काल को ही मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। मेटरनिख जो थे वह जर्मनी के क्या थे, चांसलर थे। जब तक वह जर्मनी के चांसलर रहे तब तक के समय को कहा जाता है, मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। तो वह रहे कब से कब तक 1815 से 1848 तक। चलिए आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। अब लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुए थे उसके क्या कारण थे, उसके बारे में समझना होगा। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक थे, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है जो अधिक से अधिक
इच्छा थी, अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा थी। वह ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना चाहता था किसानों से, आम व्यक्तियों से। उसने अपने विरोधी को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। अगर उससे कोई नाराज था तो भैया नाराज है तो भाई देख तो सही कि भाई सही के लिए नाराज है कि गलत के लिए नाराज है, तो उसको खुश करने के लिए दिमाग, देख रहे हैं, दिमाग लगाइए, खुश करने के लिए क्या किया, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति को अवलंबन दिया कि जितने भी भाई बढ़े चढ़े लोग हैं, धनी मनी लोग हैं, उनको और भी धनी कर दो, उनको टैक्स वगैरह उनको कहते कर दो, माफ कर दो। और जो पहले से जो चलते आ रहे हैं, जो पुरातन व्यवस्था चलती आ रही है, जो टैक्स वगैरह वसूला जा रहा है लोगों से, आम जनता से, और उनको और भी ढकेल दिया गया, उनको कहते कर दिया, मजबूर कर दिया गया और भी टैक्स देने के लिए। सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री चुना, गीजे, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी और किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों का क्या था, विरोध था। वह किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं चाहता था। जो समाज में पहले से पुरातन व्यवस्था चलती आ रही थी वह उसे ही लागू करना चाहता था, उसमें कोई वगैरह परिवर्तन वगैरह नहीं चाहता था। तो समाज पहले से तो भाई कुरीतियां थी, समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, तो उस कुरीतियों को दूर करके ही समाज को आगे ले जाया जा सकता था, लेकिन यह कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं चाहता था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया, क्योंकि उनके पास रुपया पैसा ज्यादा था, तो उनको अपने पास रखना पसंद किया। जिस शासन के कार्य में अभिरुचि नहीं थी, वो कौन जितना भी रुपया पैसा वाला आदमी होगा, फलावा मंत्री चिलावा मंत्री बना दिया, भाई मंत्री बनाना सर्व होगा, उस लायक काम भी करना चाहिए, उस लायक काम नहीं करेगा तो देश आगे नहीं जा सकेगी, जनता का विकास नहीं हो पाएगा, जनता का विकास नहीं होगा, अधिक से अधिक वह लाभ कमाने के उद्देश्य से परे रहते थे जो पूंजीपति वर्ग लोग थे। तो जनता का विकास नहीं होगा तो जनता क्या हो जाएगी, ना खुश हो जाएगी। जनता जब ना खुश होगी तो शासन व्यवस्था अच्छी प्रकार से चलने वाली नहीं थी। उसके शासनकाल में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। इसी कारण 1848 ईस्वी की क्रांति हुई। तो 18 अब ऐसे बताया जाएगा कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के दो के मुख्य कारण थे। जो उनका शासक था लुई फिलिप, वह एक अयोग्य शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया। जो उन्होंने अपना एक उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की पूर्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक प्रधानमंत्री बनाया जिसका नाम था गीजो। गीजो जो था वह कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था, जो समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं चाहता था। इस कारण भी काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा। जो आम जनता थी, जो आम किसान थे, उनको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा। यही आगे चल के कथी का रूप ले ली, क्रांति का रूप ले ली, क्योंकि जो आम जनता थी वह काफी क्या थी, नाराज हो गई थी, काफी नाखुश हो चुकी थी। का दूसरा क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, इसके बारे में समझना होगा। क्वेश्चन वहां पे है, इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे है आंसर इसका, चलिए। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की बहुत बड़ा बाधा था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो थी वह बहुत बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था, मेटरनिक को पराजित किए बिना इटली और जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं था। उस समय जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था वो मेटरनिक था। मेटरनिक बहुत योग्य था, तो उसके पराजित किए बिना, उसको सत्ता से हटाए बिना, उसको हराए बिना इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना शुरू हो गया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा उस आंदोलन को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया। इसी प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिक द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था। इस प्रकार ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधा थी। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इटली और जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधा क्या थी, तो वह कौन थी, ऑस्ट्रिया थी। क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। मेटरनिक नहीं चाहता था कि वह इटली का एकीकरण हो चाहे जर्मनी का एकीकरण हो। अगला आपका क्वेश्चन है लघु का 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ।
यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना फैली, तो उसको फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान रहा? यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेशों को जीतकर जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग क्या हुआ? प्रशस्त हुआ। एक मार्ग खुला कि भाई किस तरह से किया जा सकता है, इटली और जर्मनी का क्या किया जा सकता है? एकीकरण किया जा सकता है। और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, जो धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्र में फैलने लगा। इसी प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की अहम भूमिका थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के अधिकांश प्रदेशों को जीतकर जर्मन राज्य का निर्माण किया और वहां राष्ट्रवाद की भावना का क्या किया? प्रसार किया। राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही लोग अपनी अधिकारों को समझने लगे, देश के प्रति प्रेम करने लगे। वे चाहने लगे कि हम कति हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, हमें स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए। तब जाकर उन्होंने क्या किया? क्रांति के लिए प्रेरित हुए। आपका इस चैप्टर, अब अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर लघुत्तरीय प्रश्न। चौथा लघुत्तरीय प्रश्न आपका कह रहा है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। जो गैरीबाल्डी थे उनका कार्य क्या था? तो गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण में तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। जो गैरीबाल्डी थे, जो पेशे से नाविक थे, वो क्या? तो इटली के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। इटली में ही जगह है सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। विक्टर इमैनुअल उस समय के शासक थे। विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। उन्होंने सारी संपत्ति देश को दान में दे दी। अपनी सारी संपत्ति, जो गैरीबाल्डी के पास में अपनी सारी संपत्ति, अपनी जितनी भी संपत्ति थी, वो किनको समर्पित कर दिया? वह देश को दान में दे दिया और साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगे। इस तरह इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न। इस चैप्टर का जो लास्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। 5वां जो प्रश्न है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? जो विलियम प्रथम थे उस समय के शासक थे और बिस्मार्क जो था उस समय का प्रधान, अब उसका चांसलर बना। वो बिस्मार्क क्या बना? चांसलर बना। तो उसके बिना कैसे संभव नहीं था? विलियम प्रथम के बिना अगर अकेला चाहते बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण करना, तो वह कैसे संभव नहीं था? इसके बारे में जानना होगा। विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। राष्ट्रवादी विचारों का पोषक कहने का मतलब वे चाहते थे कि राष्ट्र का निर्माण हो, एक नए राष्ट्र का निर्माण हो, वहां नागरिकों को बहुत तरह तरह के अधिकार मिले, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो वही बात है, विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का क्या था? पोषक था। जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रासा का शासक बना। विलियम प्रथम कहाँ के शासक बने? प्रासा के शासक बने। वह साहसी, व्यवहार कुशल और एक योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। उनको लग रहा था कि भाई बिना सैन्य शक्ति के, बिना सैनिकों के जितनी सैनिक रहेगी उतना हम ताकतवर रहेंगे, ताकतवर रहने के बाद ही अपना काम हम सही तरीके से कर पाएंगे। सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। उसने जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। तो प्रासा का चांसलर किसको बनाया गया था? बिस्मार्क को बनाया गया था। अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। भले ही करने के लिए बिस्मार्क किए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान रहा, काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन उस पद तक पहुंचाने के लिए वहां तक प्रासा का चांसलर बनाने में किनका योगदान था? विलियम प्रथम का योगदान था। कि विलियम प्रथम ही उस समय क्या थे? प्रासा के शासक थे। अब चालू होता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इस चैप्टर का जो पहला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर यानी काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताएं। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के निम्नलिखित योगदान थे। अब निम्नलिखित योगदान कौन कौन से थे इसके बारे में समझिए।
पहले आपको जानना होगा किसके बारे में, मेजनी के बारे में। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली, 1831, इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीपीय से ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप समाप्त कर, जो ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा था इटली में, उसका हस्तक्षेप का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। इटली के एकीकरण में जो रुकावट पैदा हो रही थी उसको खत्म करने के लिए उसका एकीकरण करना था। 1834 ईस्वी में इन्होंने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। किसकी स्थापना की? यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य प्रदेशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। जो छोटे छोटे जगह से, कोने कोने से, देश के अलग अलग भागों से जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उसको और भी आगे बढ़ाने का काम किसके द्वारा किया गया? जो यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की गई थी 1834 ईस्वी में मेजनी के द्वारा, उसके बाद ही हो पाया। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचल दिया, जिससे मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। किसी तरह से वो आंदोलन के लिए तैयार हुए, लेकिन क्या हो गया कि हार गए। हारने से क्या हुआ कि मेजनी क्या होगा, पुनः हार हुई, वह कथी हो गए, पलायन करके वहां से हटना पड़ा उनको। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी के निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। उन्हें उग्र राष्ट्रवादी का मतलब होता है कि भाई अब भी हमको आजादी चाहिए तो चाहिए, उसके लिए मार काट झगड़ा झंझट सब कर लेता है आदमी। तो उससे तो वह उतना संभव नहीं था उस समय, क्योंकि वे लोग उस समय कमजोर थे, लेकिन जो शासक वर्ग थे, जो लोग पर अधिकार करके रखे थे, वह काफी मजबूत थे, तो उतना संभव नहीं हो पाया, जिसके कारण वह हार मान गए और उनको कहाँ जाना पड़ा? इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करता रहा। वहीं से उन्होंने इटली के एकीकरण में क्या करते, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। अब काउंट काबूर के बारे में समझना होगा। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। उनका मानना था कि इटली के एकीकरण में अगर कोई बाधा है, अगर कोई रुकावट है, तो वह कौन है? ऑस्ट्रिया है। उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853-54 में जो क्रीमिया युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस की ओर से सम्मिलित हुआ। काबूर ने नेपोलियन III से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट के समर्थन में वादा किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने कहा कि देखिए, हम अगर आप इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं तो आप अगर ऑस्ट्रिया से अगर युद्ध करेंगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। फ्रांस बोला कि हम आपका साथ देंगे, आप चाहिए ना, आगे चलिए ना, हम पीछे से तो ही है। धोखा देने का वाला काम हो गया, आगे चलिए, आप पीछे से हम हैं। 1860-61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतें जैसे पर्मा, मोडेना, टस्कनी आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसकी पुष्टि कर लिया। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि लोगों से पूछा गया कि आप सही में एकत्रित होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो लोगों ने बोला कि भाई हम एकत्रित होना चाहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े से तो हम परेशान हो चुके हैं, कोई भी आता है बैंड बजा के चला जाता है। तो एक जगह रहेंगे, एकत्रित रहेगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा, तो हमको हमारे पास भी अधिकार रहेंगे, बहुत सारा अधिकार रहेगा। तो इसलिए लोगों ने कहा कि हम एकत्रित होना चाहते हैं, इटली का एकीकरण कर दीजिए। 1862 में दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना। सभी ने कहा कि हाँ, कि जो हम लोग के शासक रहेंगे वो कौन रहेंगे? विक्टर इमैनुअल। आपको भले ही बता दिए थे कि विक्टर इमैनुअल जो थे वह राष्ट्रवादी के पोषक थे, राष्ट्रवादी आंदोलनों के क्या थे? पोषक थे। वे राष्ट्र से प्रेम करते थे और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में भी क्या करते थे? सहायता करते थे। हम इसमें का लास्ट बचा है जो गैरीबाल्डी के थे। गैरीबाल्डी के योगदान समझ लीजिएगा, इसका हो जाएगा काम खत्म। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। वह दक्षिणी इटली का एकीकरण किया। गैरीबाल्डी को इटली का तलवार भी कहा जाता है। लास्ट समय में आकर इटली को पूर्ण रूप से एकत्रित करने का जो काम किया था वह गैरीबाल्डी ने ही किया था। तो गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। उसने लाल कुर्ती नामक नवयुवक का एक संगठन कायम किया। यह क्वेश्चन याद रखिएगा कि लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती नामक नव युवकों का एक संगठन कायम किया।
इसकी सहायता से उसने 1860 में, इसकी सहायता से उसने 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। नेपल्स के राजा को पराजित किया। बाद में सिसिली और पोप को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद गैरिबाल्डी ने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुअल को बिना किसी संधि के सौंप दिया। विक्टर इमैनुअल पर उन्हें विश्वास था, चाहे वो गैरिबाल्डी हो, चाहे मेजनी हो या काउंट कब्रूक, उन सबको विश्वास था किन पे? विक्टर इमैनुअल पर। विक्टर इमैनुअल पर विश्वास था कि भाई यह एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें सभी जनता को समान अधिकार प्राप्त होंगे, किसी तरह की किसी भी प्रकार की परेशानी उन्हें झेलनी नहीं पड़ेगी। इस कारण उन्होंने बिना किसी संधि के ही जितने भी इलाके जीते, गैरिबाल्डी ने उसे किसे सौंप दिया? विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। विक्टर को इटली का राजा घोषित कर दिया गया। पीडमाउंट सार्डिया नामक का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया। इस प्रकार 1971 ईस्वी में, सॉरी यहाँ होगा 1871 ईस्वी में, एक बार देख लीजिएगा आप, यहाँ 1971 नहीं बल्कि 1871 होगा। 1871, सॉरी करना चाहिए क्या होता है का, 1871 होगा यहाँ। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के योगदान के कारण क्या हो पाया? पूर्ण हो पाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में याद रखिएगा। कितना याद रखना होगा आपको? 1871 याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है आपका, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का क्या योगदान था, उसके बारे में आपको कहते करना होगा, जानना होगा। बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था। जो बिस्मार्क थे, जर्मन डाइट में प्रसा का क्या हुआ करते थे? डाइट का मतलब होता है संसद। डाइट का मतलब क्या होता है? संसद। जर्मनी में संसद को क्या कहा जाता था? डाइट कहा जाता था। तो जर्मन संसद में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था और अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता रहा। यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल सकता है, निकलेगा ही निकलेगा, निकल सकता है कभी कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो किसने किया था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क कहाँ के शासक थे? तो प्रसा के चांसलर थे। बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? प्रसा के चांसलर थे। चलिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने का मतलब होता है कि हर एक जनता जो है वह कुछ ना कुछ दिनों तक क्या करेगी? सैनिक में काम करेगी, सेना के रूप में काम करेगी, देश को क्या कर देगी? देश को सेवा प्रदान करेगी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों के कारण प्रसा को सुदृढ़ीकरण किया। प्रसा किसी भी मायने में ऑस्ट्रिया से कम नहीं रहा। 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के खिलाफ सेडवा युद्ध की घोषणा कर दिया। ऑस्ट्रिया युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। ऑस्ट्रिया क्या हुआ? बुरी तरह से युद्ध में पराजित हुआ। जून 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध फ्रांस को हरा दिया गया। इस प्रकार बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी के एकीकरण में क्या पड़ गई? सफलता पाई। तो आपसे पूछा जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा? तो वह बिस्मार्क का रहा। अगला क्वेश्चन है उत्तर नंबर 3। दीर्घ का 3 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उद्देश्यों के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। जो राष्ट्रीयता की भावना प्रसारित हुई, अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति उन्नति की भावना को सोचना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद के क्या कारण हुए, उसके बाद उनका प्रभाव क्या हुआ, किन कारणों से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसका प्रभाव क्या हुआ, उसके बारे में जानना होगा। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। जो आधुनिक समय में लोग अपने बारे में सोच रहे होंगे कि कैसे विकास होगा, देश का कैसे विकास होगा, उसके फल स्वरूप ही क्या हुआ होगा? तो राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ होगा? विकास हुआ होगा। एक ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, वह क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। हम लोग क्या है? बिहार के हैं तो क्या कहलाएंगे? बिहारी कहलाएंगे। अगर कोई हमको बिहारी कहता है, हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां से 150 बिहारी है, तो एक बिहारी दूसरे बिहारी के लिए लड़ जाएगा, ए अपना ही है के हो, एकरा कुछ कैसे कर सकता है? हम बिहारी है, एक बिहारी
सब पे भारी, तो तनी सा बच के, तो वह एकता का वाहक बनती है। क्या बनती है? एकता का वाहक बनती है। तो मोतिहारी जिला वाला सब कभी पूरी पीछे, अब कहीं कहीं के, अब सब जिला, सारण जिला वाला, मधुबनी जिला वाला सब अपने आप को कथी को समझता होगा? एक समझता होगा। उनके जिला से अगर दूसरे जिला में कथी होगा? अगर कोई घमासान हो जाता है, कोई युद्ध हो जाता है, युद्ध तो नहीं होगा, कोई टेना में नहीं हो जाती है, तो वह उनका साथ देंगे ना, हमारा साथ और पे देंगे। जैसे हम बिहार के हैं तो बिहार का साथ देंगे कि उत्तर प्रदेश का साथ देंगे? उत्तर प्रदेश का साथ नहीं देंगे, बिहार का साथ देंगे। तो यह जो अलगाव की भावना आ रही है, जो एकता की भावना आ रही है कि भाई हम बिहार से हैं, हम बिहारी हैं, तो वह क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाएगा। लेकिन यह राष्ट्रवाद किसके लिए होना चाहिए? देश के लिए होना चाहिए। देश के लिए होगा तो महत्वपूर्ण कार्य करता है, नहीं तो यह अलगाववाद की भावना उत्पन्न कर देती है। क्षेत्रीय भावना नहीं होनी चाहिए, हमें राष्ट्रवाद की भावना होना चाहिए। हम लोग को राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। भारत है तो भारत महान है। चलिए, तो सामाजिक परिवेश में एकता का वाहक बनती है क्या? राष्ट्रवाद बनती है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित है। किन कारणों से राष्ट्रवाद का उदय हुआ? तो उसके निम्नलिखित कारण थे। यूरोप में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है एक नए युग की शुरुआत, नए युग की शुरुआत। देखते हैं, पुनर्जागरण के कारण कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए, जिसने राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया, राष्ट्रवाद की शुरुआत की। कला का मतलब नए नए चीजों को बनाना। कला का मतलब, कला हो सकता है आपका गीत हो सकता है, संगीत हो सकता है, डांस हो सकता है, म्यूजिकल, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसमें बजाना बजाना चालू करता है, तबला वबला बजाता है, बांसुरी बजाता है लोग, तो यह कला के क्षेत्र में आता है। कथी के क्षेत्र में आता है? कला के क्षेत्र में। साहित्य, साहित्य में होता का कि साहित्य में आपका कहानी आ सकता है, कविता आ सकता है, उपन्यास आ सकता है, ये सब जो होते हैं सब किस में आते हैं? साहित्य में आते हैं। विज्ञान से तो आप रिलेटेड रही है। इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, जिसने राष्ट्रवाद का खत किया, बीजारोपण किया। लोग सोचने समझने में क्या हो गए? उतारू हो गए। लोग सोचने लगे कि भाई कैसे हो सकता है विकास, हम लोग कैसे विकास कर सकते हैं, जैसे अभी है जैसे पहले नहीं थे, तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आया होगा। तो यह परिवर्तन जो आया होगा वह किसकी, यह परिवर्तन ही क्या लेके आया? राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर दिया? उजागर कर दिया। राष्ट्रवाद का क्या किया? बीजारोपण किया। फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई 1789 ईस्वी में, इसने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। अभिजात वर्ग का मतलब होता है वह बड़े वर्ग के लिए, उच्च जाति के लोगों को अभिजात वर्ग कहा जाता है। तो पहले की राजनीति जो थी, जो पहले की जो शासन व्यवस्था थी वह उच्च वर्गों के लिए थी। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, जब फ्रांस में अभिजात वर्ग से हटकर एक कृषक वर्ग उभर कर आया और एक नए वर्ग की शुरुआत हुई, एक नए युग की शुरुआत हुई, उसके बाद में हम लोग अखबारों के माध्यम से उसके बाद में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला और जो सर्वसाधारण वस्तु तक पहुंच गया। जो उस समय के शासन में जो अभिजात वर्ग थे, ऊंचे वर्ग लोगों का जो वर्चस्व था, वह धीरे धीरे वर्चस्व उनका खत्म हुआ और वर्चस्व यह पूरे लोगों में क्या हुआ? फैल गया। नेपोलियन का आक्रमण, तीसरा कारण बना क्या? नेपोलियन का आक्रमण। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसको वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेपोलियन ने क्या किया कि अपने आक्रमणों के द्वारा इटली और जर्मनी और इटली के अधिकांश प्रदेशों को जीतने के बाद में उसे क्या किया कि उसे एकत्रित किया और वहां राष्ट्रवाद की भावना का फैलाने का काम किया। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जागा कि भाई हम अपने लिए लड़ेंगे ना, स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे ना, हम स्वतंत्र होंगे, किसी राजा महाराजा के लिए क्यों लड़े। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां, मतलब जो जीते गए राज्य थे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1814-15 में एकत्र हुए, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने क्या किया था? अस्त व्यस्त किया था। लेकिन चलिए, प्रभाव क्या हुआ? अब प्रभाव के बारे में ये तो हो गया कारण में कितने कारण देख लिए हैं आप लोग? 3 कारण देख लिए हैं। यूरोप में पुनर्जागरण, फ्रांस की राज्य क्रांति जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके बाद नेपोलियन का आक्रमण, यह 3 कारण थे जिसके कारण राष्ट्रवाद का क्या हुआ? उदय हुआ। अब राष्ट्रवाद की भावना का जो उदय हुआ उसका क्या प्रभाव हुआ, तो देखिए इसके बारे में समझिए।
18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली उसके व्यापक और दूरगामी प्रभाव यूरोप और विश्व पर पड़े, जो निम्नलिखित है। अब क्या है इसके बारे में समझिए। एक नंबर में दिया है आपका, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में, राष्ट्रीयता यानी देश के प्रति प्रेम की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इनके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, नए नए देश बनकर सामने आए। इटली और जर्मनी को एकीकृत राष्ट्र बनाया गया। दूसरा का प्रभाव हुआ यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध वहां भी क्या हुआ, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। यहीं से राष्ट्रवाद का विकास हम लोग के तक पहुंचा था, तभी जाकर हम लोग क्या हुए, आजाद हो पाए, नहीं तो हम लोग भी गुलाम रहते। अगर ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, हाई लेके भेजिएगा और नोट्स कहिएगा, नोट्स आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। तीसरा प्रभाव था इसके बारे में समझिए। राष्ट्रवाद के विकास ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया। यह था भाई राष्ट्रवाद का प्रभाव। इस चैप्टर का जो चौथा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसके बारे में समझिए कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे, कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या थी, कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में समझिए। चार्ल्स एक्स निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। जो उस समय के शासक थे चार्ल्स एक्स, वह निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक थे, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का काम किया। फ्रांस के जो राजा थे उस समय चार्ल्स एक्स थे, वह एकदम क्या थे, निरंकुश शासक थे। निरंकुश शासक का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सकते, जो मन करे सो करे। आज भी बिहार किया अपन सबको कर लेगा, चौथा रोज कर लेगा भाई। वहाँ यहाँ बिहार का मतलब नहीं है, वह तरह तरह के नियम भी लागू सकते, मतलब तरह तरह के कर लागू कर सकते हैं, टैक्स वगैरह, जनता बर्बाद अपने ऐस। चलिए उनको बोला जाता है निरंकुश। तो उनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, और राष्ट्रीयता की भावना अगर लोगों में पनप भी रही थी तो उनको दबाने का काम किया। उसने अपने शासनकाल में लोकतंत्र की राह की कई गतिरोध किया। जो लोकतंत्र की राह चलती बना, मतलब राह मतलब होता है रास्ता, तो अगर लोकतंत्र की रास्ता भी बन रही थी तो उस रास्ता को तोड़ फोड़ कर खत्म करने का काम चार्ल्स एक्स ने किया। यही हुई गलती उससे। उनको लग रहा था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, जनता हमारे तरफ, बहुत जनता हमको खुश रही होगी, लेकिन जनता पूर्वक तौर पे है। देखिए उसने अपने शासनकाल में लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाया गया। चार्ल्स एक्स ने अपना प्रधानमंत्री किसे चुना, पोलिग्ने को। ई ससुरा और महाबैल था। चलिए इसके बारे में तो नहीं समझ लीजिए। पोलिग्ने ने लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया। समान नागरिक संहिता जो लुई 18वां के द्वारा लागू किया गया था, समान नागरिक संहिता, कि भाई सरकार के समक्ष यानी शासन के समक्ष, सरकार के समक्ष जो सभी जनता होगी क्या होगी, बराबर होगी, चाहे वो अभिजात वर्ग की हो या निम्न वर्ग की हो या मध्य वर्ग की हो। अभिजात वर्ग कहने का मतलब उच्च जाति के लोग, मध्यम वर्ग कहने का मतलब बीच वाले जाति के लोग जिनके पास थोड़ा मोड़ा बीच वाला मतलब थोड़ा मोड़ा अधिकार प्राप्त हो, और निम्न जाति का मतलब जिन्हें कोई अधिकार प्राप्त ना हो। तो उनके समान नागरिक संहिता के आधार पर इकट्ठित कर दिया ससुरा शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया था। उसे विशेषाधिकारों से विभूषित कर दिया। अब क्या किया, उन जाति के लोग ऐसे ही भाई उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं है, पूंजीपति वर्ग लोग हैं, उनके पास उनको क्या कर दिया, और भी धन से क्या कर दिया, विभूषित कर दिया, और भी अधिकारों से क्या कर दिया, उन्हें सम्मानित कर दिया। लीजिए भाई, आप ही लोग के लिए तो सरकार बना है, आम जनता कुछ भी करे। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। समझना भी चाहिए। जो उदारवादी लोग थे, जो चाहते थे कि बस समाज में जो नीचे वर्ग के लोग हैं वे भी आगे जाएं, वे भी शासन में भाग ले, तो उनके पास अधिकार कहाँ है कि वे भाग लेंगे। तब वे क्या समझने लगे, षड्यंत्र समझ लगे। प्रतिनिधि सदन और दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्ने के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स एक्स ने विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने वाला, इसको याद रखिएगा, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया। अध्यादेशों के विरुद्ध में पेरिस की क्रांति की लहर दौड़ गई
और फ्रांस 28 जुलाई 1830 में गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध शुरू कर दिया हो गया कि सरकार और जनता के बीच में क्या हुआ गया, युद्ध हो गया, उसे गृह युद्ध कहा जाता है। जब देश के अंदर कोई युद्ध छिड़ जाए तो उसे क्या कर सकते हैं, गृह युद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ शासक यानी चार्ल्स सेक्स, उसके बाद में प्लेगनेट, उसके बाद में आम जनता के बीच में क्या हो गया, युद्ध चल गया। उसको गृह युद्ध कब हुई, 28 जुलाई 1830 में। इसे ही 1830 की क्रांति कहा जाता है, इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। चार्ल्स सेक्स फ्रांस की गद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। इस प्रकार फ्रांस में बोरो राजवंश का शासन का अंत हो गया और आर्लेन्स वंश की शासक लुई फिलिप को गद्दी सौंप दी गई। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यूनान में जो स्वतंत्रता क्रांति हुई थी उसका आपको संक्षिप्त विवरण देना है। यूनानी, देखिए इसके बारे में समझते हैं। यूनानी सभ्यता, साहित्यक, प्रगति विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान से पूरे देशों में फैलने लगा। यहाँ का ज्ञान विज्ञान पूरे यूरोप के लिए प्रेरणा स्रोत थे। इसके बाद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। भाई यूनान का सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान सभी जो था वह क्या था, काफी विस्तृत था, काफी फैला हुआ था। उससे लोग सीखते थे, लेकिन फिर भी वो क्या था, किसी न किसी के शासन के अधीन था। वो किसके अधीन था, तो तुर्की के अधीन था। चलिए देखिए आगे समझिए। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर तो जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर पहचान एक थी। भले ही उनका धर्म, जाति, संस्कृति अलग था, लेकिन उनकी पहचान क्या थी, एक थी कि वह क्या है, यूनानी है। तुर्की शासन को अलग करने के लिए यूनान में आंदोलन चलाए जाने लगे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन, इंग्लैंड के जो महान कवि थे लॉर्ड बायरन, यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही क्या हो गए, शहीद हो गए। उनकी मृत्यु भी कहाँ हो गई, यूनान में ही हो गई, जिससे यूनान में स्वतंत्रता के लिए यूरोप में लहर दौड़ने लगी। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में जो एक तरह की होती है सहानुभूति, भाई लड़ते लड़ते मर गया, स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते मर गया, तो उसमें एक और लहर दौड़ गई भाई। इसके लिए और भी लोग क्या हो गए, उतारू हो गए क्रांति के लिए। तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न उन लोगों को बुरी तरह से कुचलना शुरू किया गया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विरोध शुरू हो गया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ और फ्रांस का राजा चार्ल्स यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार तीनों देशों की सेना नावरीनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। युद्ध में तुर्की की सेना बुरी तरह से हार गई। अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात हुई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उनको कहा गया कि भाई हारने के बाद में तुर्की बोला क्या कि हम बहुत सारे अधिकार दे देंगे, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन जो यूनान के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमको चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर रहेंगे, हम पूरी तरह से क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो उन्होंने संधियों को बात मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बावेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का क्या बना दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9798614647। मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।